नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, एक्चुअली में ये हमारा रिवीजन बैच है और इस बैच के थ्रू हम अपने एग्जाम्स की जो फाइनल एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन को फाइनल टच देने वाले हैं। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इस सीरीज में क्या कुछ होता है? देखिए, इस सीरीज में हम 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस? फर्स्ट टाइप के वो क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर के मेन थीम या मेन कंसेप्ट से जुड़े होते हैं। जैसे कोई भी सब्जेक्ट लगा लीजिए, चाहे वो आपका एसएसटी हो, चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट में 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और आपके एनुअल एग्जाम में जो आपका फाइनल एग्जाम होता है उसमें 75% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ये कौन से टॉपिक होते हैं? वही टॉपिक जो आपके चैप्टर के मेन थीम या मेन कंसेप्ट से कनेक्टेड होते हैं। तो हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया इस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को इस सीरीज में इंक्लूड किया। ओके, ये हो गए पहले टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस रहेंगे? वो क्वेश्चंस जो आपके एनुअल एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार आपके एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। लैंग्वेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, बाकी वही क्वेश्चंस होते हैं एज इट इज़। तो वो क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हमने इस सीरीज में इंक्लूड किया है। उसके बाद बात आती है थर्ड टाइप के क्वेश्चंस की। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जैसे देखिए, कोई भी चैप्टर जब आपकी एनसीईआरटी की बुक में इंक्लूड किया जाता है तो कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई ये चीज़ें स्टूडेंट्स के माइंड में आ जानी चाहिए, इतनी चीज़ें उनकी समझ में आ जानी चाहिए। मैसेज तो होता है ना कुछ कि इसलिए ही इस चैप्टर को इंक्लूड किया है। तो वो मैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो होते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो वो क्वेश्चंस भी अभी रिसेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी हमने इस सीरीज में इंक्लूड किया है। आज हम क्या बात करेंगे? आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 10th हिस्ट्री का 5th चैप्टर है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, जहाँ तक इंग्लिश मीडियम की बात है तो हम सभी चैप्टर्स, ऑल 5 चैप्टर्स है ऑलरेडी काफ़ी पहले पब्लिश कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च किया जा सकता है। हिंदी मीडियम का हमारा ये केवल लास्ट चैप्टर रहता है, यानी कि इससे पहले के 4 चैप्टर हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। तो क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम 1 मार्कर क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके बाद हम 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, उन देशों के नाम लिखिए जहां सबसे पहले छपाई तकनीक का विकास हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि उन देशों के हमें नाम बताने जहां सबसे पहले छपाई की तकनीक का विकास हुआ था। किस छपाई तकनीक की बात करें? देखिए, सबसे पहले चाइना में शुरुआत हुई थी। वुड ब्लॉक, वुड ब्लॉक मतलब तख्ती की छपाई वाली कला। जैसे आपने ऑफिस में देखा होगा, स्टैंप होती है, उसी टाइप की एक टेक्नोलॉजी होती, तकनीक होती थी। तो वो सबसे पहली छपाई की तकनीक थी। तो उसका विकास कौन से देशों में हुआ था ये हमें बताना है। तो वो देश थे चाइना। सबसे पहले चाइना में शुरुआत हुई थी, उसके बाद ये जापान और कोरिया में भी खूब चमकी थी। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन है सुलेख क्या? भाई ये सब कुछ तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि सुलेख क्या कहते हैं। सुंदर और स्टाइलिश लेखन की कला को सुलेख कहा जाता है। सुंदर और स्टाइलिश जो लेखन की कला है उसे सुलेख कहा जाता है। इसे इंग्लिश में हम कैलीग्राफी कहेंगे। देखिए, आपके दौर से पहले का जो दौर था, आपके पेरेंट्स का जो दौर था, उसमें एक तख्ती होती थी, बच्चे स्कूल में लेकर के जाते थे और उसके ऊपर लिखा करते थे, उसको बोलते थे सुलेख, मतलब सुंदर सुंदर लिखना। तो इसे ही हम सुलेख कहते हैं। इस वर्ड का भी अच्छा खासा यूज हुआ है आपके इस चैप्टर में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, थर्ड हमारा क्वेश्चन है 1 मार्कर में। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, चीन में मुद्रित सामग्री का प्रमुख उत्पादक कौन था? यह हमें बताना है। यानी कि चीन में जो मुद्रित सामग्री का मतलब जो प्रिंटेड मटेरियल पब्लिश हो रहा था वो कौन पब्लिश कर रहा था ये हमें बताना है। तो देखिए, उस टाइम में कोई ऐसा तो था नहीं, कोई सिस्टम होता था, कंपनीज होती थी, डेमोक्रेसी होती थी, ऐसा कुछ नहीं होता था, केवल राजतंत्र होता था। ठीक, तो कौन पब्लिश करता था? वहाँ पे जो इंपीरियल स्टेट यानी कि जो शाही प्रशासन था, जो सम्राट था, वही इन पुस्तकों को या इस मटेरियल को पब्लिश किया करते थे, प्रिंट किया करते थे। उसके बाद फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, जापान में हाथ से छपाई की तकनीक कब और किसके द्वारा लाई गई थी?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए 768 और 770 के आसपास बौद्ध मिशनरी थे, वो इस तकनीक को जापान लेकर के गए थे। यानी कि कब 768 से 770 के बीच में, 768 टू 770 के बीच में ये जापान पहुंची थी टेक्नोलॉजी, ये तकनीक। और कौन लेके गए थे? जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, बौद्ध धर्म के जो प्रचारक थे, वो इस तकनीक को चाइना से जापान लेकर के गए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, ये आपके लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो अच्छी खासी बार आपके एग्जाम में दिखाई दिया है। ये क्वेश्चन आपका, जापान में छपने वाली सबसे पुरानी किताब कौन सी है, ये हमें बताना, उसका नाम बताना है। तो वो बुक है डायमंड सूत्र, जो सबसे पहले जापान में पब्लिश हुई थी, छपी थी, मुद्रित हुई थी। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, मार्को पोलो कौन था? देखिए मार्को पोलो इटली के एक महान अन्वेषक थे। अन्वेषक मतलब खोजकर्ता आप कह सकते हो, एक्सप्लोरर कह सकते हो। ओके, कौन थे? इटली के निवासी थे। और क्या थे? एक महान खोजकर्ता, अन्वेषक या एक्सप्लोरर थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्राइब या लिपिक कौन होते थे, ये हमें बताना है। स्क्राइब या फिर लिपिक, दोनों टाइप के वर्ड्स यूज हो सकते हैं। देखिए स्क्राइब या लिपिक की बात करें तो वे कुशल व्यक्ति होते थे जो प्रकाशकों के लिए पांडुलिपि लिखते थे। यूं कह सकते हैं भाई पुराने जमाने की फोटोस्टेट मशीन होते थे ये, क्योंकि उस वक्त फोटोस्टेट मशीन तो होती नहीं थी। तो फोटोकॉपी कैसे होती थी? फोटोकॉपी ऐसे होती थी कि एक व्यक्ति बोलता था और बाकी व्यक्ति जो बैठे होते थे, जिनकी हैंडराइटिंग ठीक ठाक होती थी, वो उसको लिखते थे, कॉपी करते थे, तो उनको बोलते थे स्क्राइब या फिर लिपिक। तो लिपिक या स्क्राइब वे कुशल व्यक्ति थे जो प्रकाशकों के लिए पांडुलिपि लिखते थे। पांडुलिपि मतलब जो हाथ से लिखा जाता था। ठीक, तो ये हो गया 7th हमारा क्वेश्चन। उसके बाद 8th हमारा क्वेश्चन रहेगा, प्रथम आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? यानी कि जिनको हम प्रिंटिंग प्रेस का पिता भी कहते हैं। ओके, फादर ऑफ मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस भी कहा जाता है। तो वो थे जर्मनी के गुटेनबर्ग। उन्होंने 1448 में पहली आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस है उसको डेवलप कर लिया था। ओके, कौन थे? जर्मनी के गुटेनबर्ग। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस भी कहते हैं, आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस के पिता भी कहा जाता है गुटेनबर्ग को। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 मार्कर में 9th क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक का नाम क्या था, यह हमें बताना है। तो गुटेनबर्ग द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक का नाम बाइबल था। ओके, उसके बाद 10th हमारा क्वेश्चन रहेगा, 10th क्वेश्चन है 1 मार्कर में, आधुनिक बात की जा रही पांडुलिपि की। पांडुलिपि क्या है ये हमें बताना है। तो पांडुलिपि एक हस्तलिखित दस्तावेज को कहते हैं। जैसे आपकी जो नोटबुक है हाथ से लिखी हुई है तो उसको हम पांडुलिपि कह सकते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 11th क्वेश्चन दिया गया 1 मार्क में। देखिए 1 मार्कर क्वेश्चन इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा बनेंगे आपके। तो 11th हमारा क्वेश्चन है, 1821 से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? देखिए 1821 से संवाद कौमुदी पत्रिका है उसका प्रकाशन शुरू होता है। ये किसने शुरू किया था? तो वो थे राजाराम मोहन रॉय। ओके, राजाराम मोहन रॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजाराम मोहन रॉय जो भारत के एक प्रमुख समाज सुधारक हुए हैं, तो उन्होंने 1821 से संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। उसके बाद 12th हमारा क्वेश्चन दिया गया, मार्टिन लूथर कौन था? तो वह एक जर्मन प्रोटेस्टेंट सुधारक था जो छपाई के पक्षधर में थे। यानी कि कौन थे? एक जर्मनी के विद्वान थे, ये प्रोटेस्टेंट सुधारक थे, ईसाई धर्म के सुधारक थे, और ये मुद्रण संस्कृति या छपाई के पक्षधर थे। इन्होंने कहा था ये ईश्वर की सबसे महानतम देन में से एक है जो मुद्रण संस्कृति है, इससे अज्ञानता दूर होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया 13th क्वेश्चन है, 13वां हमें प्रश्न दिया गया। 13th क्वेश्चन है, बिब्लियोथिक ब्लू क्या थी, ये हमें बताना है। बिब्लियोथिक ब्लू क्या थी? तो ये फ्रांस में खराब गुणवत्ता वाले कागज पर छपी सस्ती नीले कवर वाली छोटी सी किताबें होती थी, यानी कि छोटी छोटी बुक्स होती थी जो पॉकेट साइज बुक्स कह सकते हैं। तो ये बिब्लियोथिक ब्लू क्या थी कि ये फ्रांस में घटिया क्वालिटी के कागज पर छपी, सस्ती होती थी, नीले कवर वाली छोटी किताबें होती थी, उनको बिब्लियोथिक ब्लू कहा जाता था। यानी कि घटिया कागज पर छपे होने के कारण ये सस्ती होती थी और इनका जो कवर होता था वो ब्लू कलर का होता था, इसलिए इनके आगे ब्लू भी लिखा जाता है। तो बिब्लियोथिक ब्लू फ्रांस में खराब गुणवत्ता वाले कागज पर छपी सस्ती नीले कवर वाली छोटी किताबें होती थी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन है, 95 थीसिस का मूल उद्देश्य क्या था? देखिए 95 थीसिस है किसने पब्लिश की थी? जो हमने ऊपर बात की, मार्टिन लूथर किंग ने इनको पब्लिश किया था। ओके, इसका उद्देश्य क्या था? 95 थीसिस का मूल उद्देश्य रोमन कैथोलिक चर्च की कुप्रथाओं की आलोचना करना था। ये जो 95 थीसिस थी, इसके द्वारा जो रोमन कैथोलिक चर्च में कई सारी कुरीतियां थी, कई प्रकार की कुप्रथाएं थी,
उनको चैलेंज किया गया था कि भाई ये गलत है, और अगर गलत नहीं है तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे साथ आकर के आप बहस डिबेट कर सकते हो। ओके, तो इसका मूल उद्देश्य था रोमन कैथोलिक चर्च की कुप्रथाओं की आलोचना करना, और मार्टिन लूथर ने इन 95 थीसिस को पब्लिश किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर का सर्वोत्तम और सबसे महान उपहार है? ये किसने कहा था? तो ये मार्टिन लूथर ने कहा था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 16th क्वेश्चन है, चैप बुक्स क्या थी, ये हमें बताना है। तो जेब के आकार की ये बुक्स जिन्हें फेरी वालों द्वारा बेचा जाता था, जिन्हें चैपमैन कहा जाता था, उनको चैप बुक्स कहा जाता था। तो चैप बुक्स जेब के आकार की छोटी सी पुस्तकें होती थी, और इनको फेरी वाले बेचा करते थे, और उन बेचने वालों को हम बोलते थे चैपमैन। ओके, तो ये चैप बुक्स होती थी, यानी कि जेब के आकार की, पॉकेट साइज की ये बुक्स होती थी, छोटी छोटी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर में हमारा 17th क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस प्रगति का सबसे शक्तिशाली इंजन है, जनमत का वह बल है जो निरंकुशता को दूर भगाएगा, ये शब्द किसने कहे हैं? तो ये शब्द हैं लुईस सेबेस्टियन मर्शिए के। लुईस सेबेस्टियन मर्शिए ने ये शब्द कहे, ये जो प्रिंटिंग प्रेस है वो प्रगति का सबसे शक्तिशाली इंजन है, और ये जनमत का, लोकतंत्र का वह बल है जो जनता की सहायता करेगा, किसमें? निरंकुशता को भगाने में। ओके, तो ये किसने कहा है? ये लुईस सेबेस्टियन मर्शिए ने कहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 18th क्वेश्चन है, ऐसे 2 विद्वानों के नाम लिखिए जिनके लेखन ने फ्रांसीसी लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित किया था, मोटिवेट किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। भाई अंग्रेज नहीं थे वहाँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि हाँ देश के लिए कुछ कर गुजरेंगे। तो किसने मोटिवेट किया था? तो वो मोटिवेट करने वाले थे वोल्टेयर और रूसो। ओके, तो 2 विद्वानों के हमें नाम लिखने। उसके बाद 19th हमारा क्वेश्चन रहेगा, 19वां हमारा प्रश्न है, 19वीं सदी के किन्हीं 2 महिला उपन्यासकारों के नाम लिखने हैं जिनकी बात की गई इस चैप्टर में, तो है जेन ऑस्टिन और जॉर्ज एलियट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 20th, शक्ति चालित बेलनाकार जो सिलेंड्रिकल प्रेस है उसका आविष्कार किसने किया था? तो वो थे न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो, उन्होंने आविष्कार किया था। बहुत बड़ा चेंज था, ये भी एक नया इन्वेंशन था, और इस इन्वेंशन ने भी जो हमारी प्रिंटिंग कल्चर है उसको चेंज कर दिया था। न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो, ये जो शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस थी, इससे स्पीड बढ़ गई थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा प्रश्न दिया गया 21st क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कब और कहाँ आया था, ये हमें बताना है। तो देखिए, भारत में सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस है वो 16वीं शताब्दी में, जो 16th सेंचुरी है, उसमें पुर्तगाली जो मिशनरी थे उनके साथ आया था, और कहाँ पहुंचा था? गोवा पहुंचा था। ओके, तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस है वो 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली मशीनरियों के द्वारा गोवा में लाया गया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत में छपने वाली पहली साप्ताहिक जो पत्रिका, उसका नाम और प्रकाशक का नाम बताना। देखिए, भारत में जो सबसे पहली जो वीकली मैगजीन पब्लिश हुई थी, और उसके जो पब्लिशर, जो एडिटर थे, उनका नाम हमें बताना है। तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा पब्लिश्ड बंगाल गजट हमारी पहली वीकली मैगजीन थी, और उसके एडिटर कौन थे? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 23rd हमारा क्वेश्चन है, पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये हमें बताना है। तो गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा पब्लिश किया गया था पहला जो इंडियन न्यूज़पेपर था, और उसका नाम भी बंगाल गजट था। देखिए, भारत में पहले छपने वाली पहली जो मैगजीन थी वो भी बंगाल गजट के नाम से थी, और जो पहला न्यूज़पेपर था इंडिया का वो भी बंगाल गजट के नाम से था, और उसके जो एडिटर थे वो थे गंगाधर भट्टाचार्य जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 24th हमारा क्वेश्चन है, उन प्रिंटिंग प्रेसों के नाम बताइए जिन्होंने 1880 के दशक से कई धार्मिक ग्रंथों को देशी भाषाओं में प्रकाशित किया था। तो वो 2 प्रिंटिंग प्रेस है, एक तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ की है, जिसकी पुस्तकें आपको आज भी दिखाई दी जाती है इधर उधर, और श्री वेंकटेश्वर प्रेस है, ये बॉम्बे की है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 25th, आमर जीवन पुस्तक की लेखिका कौन थी, ये हमें बताना। तो ये रस सुंदरी या राज सुंदरी देवी थी, दोनों ही तरीके से नाम लिखा जाता है, रस सुंदरी देवी या फिर राज सुंदरी देवी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमर जीवन बंगाली भाषा की एक आत्मकथा है, और ये राज सुंदरी देवी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 26th क्वेश्चन है, इसमें भी एक पुस्तक की बात की जा रही है,
स्त्री धर्म विचार की रचना किसने की थी, ये हमें बताना है। तो इसकी रचना की थी राम चड्ढा ने। ओके, इसमें बात की गई थी कि स्त्रियों को कैसे बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से वो एक सुशिक्षित या फिर अच्छे बिहेवियर वाली महिला बन सकती है, लाइक दैट। उस बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 27वां क्वेश्चन है हमारा। 27वां क्वेश्चन को देखिए, 19वीं शताब्दी की किन्हीं 4 भारतीय महिला लेखिकाओं के नाम लिखने हैं। ओके, तो उनमें रहेगा आपका रासुंदरी देवी, कैलाश बासिनी देवी, ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई। ओके, ये 4 नाम रहेंगे, रासुंदरी देवी, कैलाश बासिनी देवी, ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 28वां हमारा क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी। तो ये महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। गुलामगिरी पुस्तक किसकी लिखी हुई है, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है गुलामगिरी पुस्तक को। उस बाद 29वां क्वेश्चन है, ये आपका 3 मार्कर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। देखिए, ये कानून था, यह एक अधिनियम था जिसे 1878 में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा पारित किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको हम हिंदी में देसी प्रेस एक्ट भी कह सकते हैं। ओके, क्योंकि देसी प्रेस एक्ट इसलिए बोलते हैं कि ये जो हमारे देसी न्यूज़पेपर थे, जो लोकल न्यूज़पेपर थे, उनके लिए एक था। तो ये एक अधिनियम या फिर कानून था जिसे 1878 में फ्रांस जो प्रेस की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार है उन्होंने पारित किया था। तो ये कई बार 1 मार्कर में पूछ लिया जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी प्रेस एक्ट क्या था, या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब पारित किया गया। तो 1878 में इसको पारित किया गया था। क्यों पारित किया गया, जो प्रेस है, देसी न्यूज़पेपर है, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उनको एक तरीके से रोक टोक करने के लिए इसको पारित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 30th क्वेश्चन दिया गया, 30वां हमारा प्रश्न रहेगा। 30th क्वेश्चन है, उस समाचार पत्र का नाम बताइए जिससे बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए थे। तो उस समाचार पत्र का नाम है केसरी। इसके बारे में आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 31st, बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी। भारत सरकार अब जनता की राय व्यक्त करने और आपसी समझ को बढ़ावा देने की 3 शक्तिशाली साधनों को कुचलने की कोशिश कर रही है। स्वराज के लिए लड़ाई, खिलाफत के लिए लड़ाई का अर्थ है इस खतरे से आज़ादी के लिए सबसे पहले लड़ाई। ये शब्द किसने कहे हैं, तो ये शब्द महात्मा गांधी के हैं। ओके, उन्होंने कब कहे थे, जब प्रेस को कुचलने की कोशिश की जा रही थी, प्रेस की आवाज़ को, प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा प्रश्न रहेगा 32nd है, ईदो को बाद में किस नाम से जाना गया, ये हमें बताना है। तो देखिए, ईदो को बाद में टोक्यो के नाम से जाना गया। ईदो यानी कि टोक्यो का पुराना जो नाम है, जापान की जो राजधानी कैपिटल है, उसका पुराना नाम ईदो है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 33rd, देश विधर्मियों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए एक रोमन कैथोलिक अदालत होती थी, तो उसका नाम था इंक्विजिशन। ओके, इंक्विजिशन एक अदालत थी जिसको रोमन कैथोलिक चर्च ने एस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था, ताकि ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो धर्म के खिलाफ लिखते थे, जो धर्म की आलोचना करते थे, और ऐसे लोगों को इस अदालत के द्वारा सज़ा सुनाई जाती थी। तो इंक्विजिशन वो अदालत थी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 34th, 1 मार्कर में देखिए काफ़ी ज़्यादा हो गए, बस 1-2 और। उसके बाद है 34th हमारा क्वेश्चन कि रोमन चर्च ने यहाँ दिया गया रिक्त स्थान से प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची रखना शुरू कर दिया था। कब से, तो ये 1558 से रोमन कैथोलिक चर्च ने 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची को रखना शुरू कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 35th, कितागावा उतामारो कौन थे। तो ये एक जापानीज आर्टिस्ट थे, एक जापानी कलाकार थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36th क्वेश्चन है। दिस वन इज द लास्ट 1 मार्कर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। 36th हमारा क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी के ग्रंथ तुलसीदास के रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो ये 1810 में प्रकाशित हुआ था। ओके, तो ये रहेंगे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन की। तो इसमें रहेंगे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि भारत में छपाई के युग से पहले की जो हस्तलिखित पांडुलिपियाँ थी उनकी कोई 4 विशेषताएं बतानी। देखिए, छपाई के युग से पहले क्या होता था, पांडुलिपियाँ होती थी। पांडुलिपियाँ मतलब हाथों से लिखी हुई पुस्तकें होती थी। उनकी 4 विशेषताएं बतानी है। क्लियर,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। तो पहला ये कि जो पांडुलिपियां होती थी उनके पृष्ठों को खूबसूरती से चित्रित किया जाता था, जैसे लिखा गया, फिर जो साइड में जगह रहती थी, हाशिया होता था, उसको चित्रित किया जाता था। पहली विशेषता ये होती थी कि पांडुलिपियों के पृष्ठों को खूबसूरती से चित्रित किया जाता था। दूसरा ये कि पांडुलिपियां स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध होती थी, जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें भी अवेलेबल थी। ये काफ़ी महंगी होती थी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था, मेहनत लगती थी, तो इसलिए बहुत महंगी, काफ़ी ज़्यादा महंगी होती थी। ये बहुत नाजुक होती थी, नाजुक मतलब ये जल्दी ख़राब हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी। आप भी देखते होंगे नोटबुक लिखते हो तो जब तक वो नोटबुक पूरी भरती है तब तक जाते जाते उसके मतलब हड्डियाँ वगैरह है वो दिखनी शुरू हो जाती हैं, ऐसा ही होता ना। तो ऐसा ही उन पांडुलिपियों के साथ होता था। इन्हें आसानी से पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि लिखावट अलग अलग शैलियों में होती थी, यानी कि इनको पढ़ना मुश्किल होता था क्योंकि जो इनको लिखते थे तो वो लिखने वालों की लिखावट अलग अलग होती थी। इसके साथ साथ ये रोज़मर्रा का जो हमारा जीवन था उसमें ये उपयोगी नहीं होती थी, यानी कि केवल जो धनी लोग थे वही इन पुस्तकों को खरीदते या फिर पढ़ते थे क्योंकि महंगी होती थी। ओके, तो ये इनकी विशेषता थी कि इनके पृष्ठों को खूबसूरती से चित्रित किया जाता था। पांडुलिपियाँ स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होती थी। ये बहुत नाजुक होती थी, इसलिए बहुत महंगी भी होती थी, और ये बहुत नाजुक होती थी इसलिए जल्दी नष्ट हो जाती थी। इनको पढ़ना आसान नहीं था क्योंकि अलग अलग पैटर्न में, लिखावट की अलग अलग शैलियों में लिखी होती थी, और ये हमारी आम जिंदगी में व्यापक रूप से प्रयोग में नहीं लाई जाती थी। ओके, तो ये थी पांडुलिपियों की विशेषताएं जो भारत में मुद्रण संस्कृति से पहले प्रयोग में लाई जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय महिलाओं पर प्रिंट के प्रभावों की व्याख्या कीजिए, कि भारतीय जो महिलाएं उनके ऊपर प्रिंट कल्चर का, मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, पहला प्रभाव क्या रहा कि लेखकों ने महिलाओं के जीवन और विशेषताओं के बारे में लिखना शुरू किया। इससे महिला पाठकों की संख्या में वृद्धि हुई, उनको भी इंटरेस्ट आने लग गया। ओके, पहला तो ये प्रभाव पड़ा। दूसरा, महिला लेखिकाओं ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी और उन्होंने महिलाओं की स्थिति, उनकी अज्ञानता, कैसे उन्हें कठिन घरेलू श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता था, आदि पर प्रकाश डाला। यानी कि कुछ जो महिलाएं थी वो लेखिका बन गई और उन्होंने अपनी खुद की गाथाएं, आत्मकथाएं लिखी, और उसमें उन्होंने अपने जीवन की जो परेशानियां थी उनको खुल करके लिखा। हिंदी लेखन का एक बड़ा वर्ग नारी शिक्षा के प्रति भी समर्पित था। हिंदी लेखन की बात करें तो बड़ा वर्ग था जो नारी शिक्षा के बारे में लिखता था। 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं द्वारा लिखी जाने वाली पत्रिकाएं बहुत लोकप्रिय हुई थी, जिनमें महिला शिक्षा, विधवा जीवन, विधवा पुनर्विवाह इत्यादि पर चर्चा की गई थी। ओके, इसके साथ साथ आप ऐड कर सकते हो कि मुद्रण संस्कृति के कारण महिलाओं में साक्षरता दर में भी बढ़ोतरी हुई, उनमें साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई। एक और ये भी लिख सकते हो कि महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर के पहले की तुलना में ज़्यादा जागरूक हो गई थी। ओके, कि उन्हें भी पता चला कि ये भी हमारे भी अधिकार हो सकते हैं। ओके, लाइक दैट, ऐसी चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन रहेगा यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, तीसरा जो हमारा प्रश्न रहेगा, थर्ड क्वेश्चन है, मार्को पोलो कौन था और मुद्रण संस्कृति में उनका क्या योगदान था, ये हमें बताना है। तो देखिए, मार्को पोलो इटली के एक महान अन्वेषक, खोजकर्ता या एक्सप्लोरर थे, और योगदान क्या था कि 1295 में 1295 में चीन में कई वर्षों की खोज के बाद मार्को पोलो वो वापस इटली लौट जाते हैं। ठीक, कब लौटते हैं? 1295 में। कहाँ से लौटते हैं? चीन से। कहाँ लौटते हैं? इटली वापस लौटते हैं। वह अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक भी लेकर गए, जो छापे की, तख्ती की छपाई वाली जो कला थी ना, जिसमें लकड़ी के ऊपर जैसे अक्षरों को उकेरा जाता था, जैसे आप स्टैम्प देखते हो स्कूल में, उस टाइप से। तो वो जो टेक्नोलॉजी थी, वो जो तकनीक थी, उसको वो अपने साथ इटली ले गए। अब इटली में लकड़ी के ब्लॉक से किताबें बनाई जाने लगी और जल्द ही ये तकनीक पूरे यूरोप के अन्य हिस्सों में फैल गई थी। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत में मुद्रण संस्कृति के प्रचार प्रसार में मार्को पोलो का बड़ा योगदान था। ये यूरोप में जो मुद्रण संस्कृति का प्रचार प्रसार शुरुआत में हुआ था, तो उसमें मुख्य जो योगदान था वो मार्को पोलो का ही था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा प्रश्न दिया गया, फोर्थ है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है, पांडुलिपियों की कमियों का उल्लेख कीजिए। हमें बताना है कि जो पांडुलिपियां होती थी उनकी क्या कमियां होती थी। ये 5 मार्कर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, हस्तलिखित जो पांडुलिपियां हैं उनका उत्पादन पुस्तकों की बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर सका। पहली विशेषता ये होती कि जो पांडुलिपियां थी वो क्या होती थी, जो हस्तलिखित दस्तावेज होते थे उनको ही पांडुलिपि कहा जाता था। तो ये जो पांडुलिपियां थी, इनका उत्पादन पुस्तकों की बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर सका। पहली विशेषता ये थी, क्योंकि इनका तुरंत ये तो थी नहीं कि फोटोस्टेट मशीन थी कि निकाल दो, ऐसा था नहीं ना, हाथों से लिखा जाता था। तो पहला तो ये था कि इनका उत्पादन सीमित होता था। ठीक,
दूसरी इनकी विशेषता थी कि कॉपी करना बहुत महंगा होता था उस वक्त। महंगा मतलब कि एक व्यक्ति की ज़रूरत होती थी, वो उसको लिखता था, तो ये बहुत महंगा था, यानी कि पांडुलिपियाँ बहुत महंगी होती थी। इसमें अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती थी, मेहनत बहुत लगती थी, इनमें समय बहुत अधिक लगता था। पांडुलिपियाँ नाजुक होने के कारण जल्दी नष्ट भी हो जाती थी, इन्हें संभालना भी बड़ा मुश्किल था। ओके, और इन्हें इधर से उधर नहीं ले जाया जा सकता था। इनको आसानी से भी नहीं पढ़ सकते थे। क्यों नहीं पढ़ सकते थे? क्योंकि ये अलग अलग लिखावट में, यानी कि अलग अलग शैलियों में लिखी होती थी। ओके, तो ये सब कुछ बता दोगे तो काफ़ी रहेगा कि पांडुलिपियों की क्या विशेषताएं होती थी, और ये विशेषताएं थी ही वास्तव में उनकी कमियां थी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 3 मार्कर में, जोहान गुटेनबर्ग कौन था और मुद्रण के इतिहास में उनकी भूमिका क्या रही है हमें बताना है। या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, और प्रिंट तकनीक जो थी, मुद्रण जो कला थी, उसका विकास कैसे किया गया। तो देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं, आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, ये हमें बताना है। तो देखिए गुटेनबर्ग एक जर्मन विद्वान थे, और गुटेनबर्ग एक व्यापारी का बेटा था, और बचपन से उसने शराब और जैतून की प्रेस देखी थी। ओके, और गुटेनबर्ग प्रेस का आविष्कार 1448 में जोहान गुटेनबर्ग द्वारा जैतून और वाइन प्रेस के आधार पर ही किया गया था। यानी कि जो बचपन में वो देखते आ रहे थे उन्हीं पर बेस्ड थी उनकी गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। बाइबल पहली पुस्तक थी जो इस प्रेस से छपी थी, और शुरुआत में इसकी गति थोड़ी धीमी थी, और 3 वर्षों में 180 बाइबल को छापा गया था। हालांकि उस समय के हिसाब से ये काफ़ी तेज था। ओके, तो ये रहेगा कि गुटेनबर्ग कौन था। एक जर्मनी के विद्वान थे, ये एक व्यापारी के बेटे थे। बचपन से ही उन्होंने ऑलिव और वाइन प्रेस को देखा था, और गुटेनबर्ग प्रेस का जो आविष्कार है वो 1448 में किया जाता है, जो कि वाइन और जो ऑलिव प्रेस है उसी पर बेस्ड थी। और इस प्रिंटिंग प्रेस से जो पहली पुस्तक पब्लिश की गई थी वो बाइबल थी। शुरुआत में 3 वर्षों में 180 बाइबलों को इस प्रेस की सहायता से पब्लिश किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये आपका टेक्सुअल का पहला क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर दिए गए उसमें भी दिया गया सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कला 1295 के बाद यूरोप में आई। कारण बताइए, हमें कारण बताना कि ऐसा क्यों हुआ, उससे पहले क्यों नहीं आई, उसी वक्त क्यों आई। ओके, तो 1295 में 1295 में एक महान खोजकर्ता मार्को पोलो चीन में कई वर्षों की खोज के बाद इटली लौटा। वह अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक लेकर के गया। इटली ने लकड़ी के ब्लॉक से उत्पादन करना शुरू कर दिया, और जल्द यह तकनीक पूरे यूरोप में फैल जाती है। इसीलिए ये 1295 में ही यूरोप में पहुंची थी, क्योंकि इसको लेके आया था वो बंदा था मार्को पोलो, और वो 1295 में ही इटली वापस लौटा था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, या जिसको आप देसी प्रेस एक्ट भी कह सकते हो, इससे ये सरकार का एक दमनकारी कदम था। कैसे, हमें बताना है। या फिर इस सीधा भी पूछा जा सकता है कि देसी प्रेस एक्ट के बारे में आप क्या जानते हो। क्लियर। तो ब्रिटिश सरकार स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों को अपने शासन के लिए खतरा मानने लगी थी, स्पेशली कब 1857 की क्रांति के बाद। उन्हें लगा कि ये जो देशी भाषाई जो न्यूज़पेपर वगैरह है, पत्रिकाएं वगैरह, ये लोगों को भड़काते हैं हमारे खिलाफ। तो ब्रिटिश सरकार स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों को अपने शासन के लिए खतरा मानने लगी थी, इसलिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था। इस एक्ट ने सरकार को देशी न्यूज़पेपर जो समाचार पत्र थे उनको सेंसर करने का व्यापक अधिकार दे दिया था। किसी भी रिपोर्ट के लिए जो ब्रिटिश सरकार के लिए विरोधी होती थी, यानी ब्रिटिश शासन विरोधी साबित होती थी, सबसे पहले न्यूज़पेपर को चेतावनी दी जाती थी, और दूसरी गलती के लिए प्रेस और मशीनरी को जब्त करने तथा सजा का प्रावधान किया गया था इस एक्ट में। ओके, तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसको वर्नाकुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिंदी में इसका मतलब होता है देसी प्रेस एक्ट। ये केवल जो इंडियन न्यूज़पेपर थे उनके लिए था, इसलिए इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का नाम दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट सेगमेंट की हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा जो कि 2 और 3 मार्कर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, कि मुद्रित पुस्तकों का सभी ने स्वागत नहीं किया, जिन्होंने किया वे भी इसके बारे में भयभीत थे। कुछ एग्जाम्पल देकर के बताना कि ऐसा क्या था। शुरुआत में जो लोग थे, सारे लोग थे, वो प्रिंटिंग जो कल्चर थी, मुद्रण जो संस्कृति थी, उसके फेवर में नहीं थे। ऐसा क्यों था? तो देखिए, कई लोगों का मत था कि मुद्रित शब्दों और पुस्तकों के व्यापक प्रचार प्रसार से लोगों के मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कई लोगों को ये मानना था कि जैसे जैसे पुस्तकें हैं वो पब्लिश होगी, लोगों तक पहुंचेगी, तो कई सारे लोग हैं उनका माइंडसेट नेगेटिव हो सकता है, ऐसा लगता था।
उन्हें डर था कि अगर छपी हुई और पढ़ी हुई चीज़ों पर नियंत्रण नहीं होगा तो विद्रोही और अधार्मिक विचार महत्व प्राप्त कर जाएंगे। उन्हें यह भी लगता था कि लोग अधार्मिक हो जाएंगे, लोगों को भड़काना आसान हो जाएगा, ऐसा लग रहा था कई लोगों को। विद्वानों के मन में ये भी भय था कि मूल्यवान साहित्य वो नष्ट हो जाएगा, घटिया साहित्य है वो ज़्यादा हो जाएगा, उसकी बाढ़ आ जाएगी। तो इस टाइप के भय थे, इसलिए सारे लोग जो थे वो मुद्रण संस्कृति की शुरुआत में पक्ष में थे, उसका वेलकम नहीं किया था। तो ये रहेंगे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और अगले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चन। इसमें देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि 19वीं शताब्दी के बाद से मुद्रण तकनीक में सुधार लाने वाले कुछ आविष्कारों पर प्रकाश डालिए। ओके, 19वीं शताब्दी के बाद मुद्रण जो संस्कृति या तकनीक थी उसमें सुधार लाने वाले कुछ आविष्कार थे, वो हमें बताना है कौन कौन से आविष्कार किए गए थे जिसके बाद ये प्रिंट टेक्नोलॉजी काफ़ी इंप्रूव हुई थी। तो इसमें पहला था धात्विक प्रेस, मेटलिक प्रेस हम बोल सकते हैं। तो जो मेटालिक प्रेस क्या थी कि धात्विक प्रेस की 19वीं सदी में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में कई नए आविष्कार हुए थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था वो कि प्रेस अब धातु से बना होता था। ओके, इससे गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई थी, जो क्वालिटी थी प्रिंट की वो बेटर हुई थी, इंप्रूव हुई थी। उसके बाद सेकंड जो आविष्कार था, इन्वेंशन था, वो था रोटरी प्रिंटिंग प्रेस। रिचर्ड एम हो ने रोटरी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, जो पुराने प्रिंटिंग प्रेस की तुलना में बहुत तेज था और नया प्रेस प्रति घंटे 8000 शीट प्रिंट कर सकता था। तो इसने जो गति स्पीड थी उसको इम्प्रूव किया। उसके बाद तीसरा जो आविष्कार था 19वीं सदी के अंत में ऑफसेट प्रेस है, उसका विकास हुआ था, जिससे एक ही समय में 6 रंगों में प्रिंट हो सकता था। तो ये भी एक बड़ा इन्वेंशन था प्रिंटिंग प्रेस में। उसके बाद फोर्थ जो इन्वेंशन था कि 20वीं सदी के अंत में बिजली से चलने वाली प्रेसें हैं वो आ गई, इससे भी छपाई के काम में तेजी आई थी। तो ये चौथा आविष्कार हुआ था। उसके बाद कुछ और अगर आविष्कारों की बात करें तो 20वीं सदी में अन्य कई आविष्कार हुए थे, आविष्कार व सुधार हुए थे, जैसे पेपर फीडिंग के तरीकों में सुधार हुआ, प्लेटों की गुणवत्ता बेटर हुई, स्वचालित पेपर रील है इनका प्रयोग होना शुरू हो गया। इससे भी जो प्रिंटिंग कल्चर है, जो प्रिंट कल्चर है उसमें इम्प्रूवमेंट हुई थी। तो ये कुछ आपको बताने हैं कि कौन कौन से आविष्कार हुए थे। एक टेक्नोलॉजिकल कह सकते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन है, काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है लेकिन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, मुद्रण संस्कृति ने भारत के विभिन्न हिस्सों में समुदायों और लोगों को जोड़ने में कैसे मदद की। एग्जाम्पल देख करके बताना है। ओके, कि भारतीय जो लोग थे उनको जोड़ने में जो हमारी प्रिंट कल्चर है उसका भी एक रोल रहा था, कैसे रहा था ये हमें बताना है। तो देखिए, विभिन्न धर्मों के बीच चर्चा और बहस वाद विवादों को प्रोत्साहित करने वाले लोगों के एक व्यापक दायरे में धार्मिक ग्रंथ है वो पहुंचने लगे थे। इससे क्या हुआ कि जो धर्म के अलग अलग धर्मों के जो लोग थे उनके बीच में धार्मिक ग्रंथ पहुंचे, इससे चर्चा, बहस और विवाद सब कुछ हुआ। इससे लोग लॉजिकल हुए, आपस में जुड़े भी, एक दूसरे के धर्म को समझने में मदद मिली। पहला ये हुआ। इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं थी, पहले ये था कि ये सही है ये गलत है, उस बहस से काफ़ी सारे लोग आगे निकले कि हाँ हम एक दूसरे से कैसे जुड़े, उन चीज़ों को समझने में मदद मिली, क्योंकि इससे बहस चर्चा खुल करके होने लग गई और लोग लॉजिकल हो गए थे। उसके बाद सेकंड था कि समाचार पत्र है वह अखिल भारतीय पहचान बनाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाचार प्रसारित करने लगे थे। यानी कि जो समाचार पत्र थे उनमें न्यूज़ पब्लिश होती थी। जो नॉर्थ इंडियन न्यूज़पेपर थे उसमें साउथ इंडिया की, वेस्ट इंडिया की, ईस्ट इंडिया की न्यूज़ आती थी। इससे भी लोग आपस में कनेक्टेड हुए, आपस में जुड़े, एक अखिल भारतीय पहचान बने कि हम सभी इंडियंस हैं। तीसरा, मुद्रित ग्रंथों और समाचार पत्रों के माध्यम से विचारों के प्रसार से भारतीयों की व्यापक समझ विकसित हुई। जैसे हमने ऊपर बात की कि लोग तार्किक हो गए थे, लॉजिकल हो गए थे, अब वो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते थे, वो अपनी खुद की बुद्धि का उपयोग कर सकते थे। तो ये भी भारतीयों को जोड़ने में काफ़ी मददगार सिद्ध हुआ। इसके साथ साथ जो प्रिंट कल्चर थी उसने कई सारी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा। इससे भी भारतीय समाज है वो और ज़्यादा मजबूत हुआ, उनकी जो कमज़ोर कड़ियाँ थी वो दूर हो गई। प्रिंट ने कई सामाजिक सुधारों और सुधार आंदोलनों को जन्म भी दिया। इससे भी भारतीय समाज की जो कमियां थी वो धीरे धीरे दूर होती गई। मतों के टकराव से नए विचार भी उभर के आए कि इससे वाद विवाद तो बढ़ा, लेकिन वाद विवाद के साथ साथ नए विचार निकल के आए कि क्या बेहतर है समाज के लिए। ओके, तो ये
कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड थी प्रिंट कल्चर की, और इसके कारण भारतीय समाज था, भारतीय जो लोग थे वो आपस में जुड़ गए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा प्रश्न रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया गया कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में पढ़ने के जुनून में वृद्धि के 5 कारण बताने। कि यूरोप में पढ़ने का जुनून है, एक तरीके से रीडिंग मैनिया है, उसकी शुरुआत होती है। तो उसके कारण क्या थे? पहले ये थे कि प्रिंटिंग में जो क्रांति थी वो गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस द्वारा लाई गई थी। इससे क्या हुआ कि इसके बाद पुस्तकें सस्ती हो गई थी। पहला तो ये था कि पुस्तकें सस्ती हो गई थी, यानी कि हर कोई खरीद सकता था, और ये जो पुस्तकें थी वो आसानी से उपलब्ध भी हो गई थी, यानी कि न केवल सस्ती बल्कि हर जगह उपलब्ध थी, आसानी से उपलब्ध हो गई थी। पहले मिलती ही नहीं थी ना, पांडुलिपियाँ तो मिलने लग गई थी, अब वो हर जगह भी उपलब्ध थी, गाँव में, शहरों में, हर कहीं पर ये उपलब्ध हो गई थी। पुस्तकें सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध थी, यानी कि अब अमीर के साथ साथ गरीब भी पुस्तकों को खरीद सकते थे। इसके साथ साथ पुस्तकें हर विषय पर अवेलेबल थी, यानी कि जिसकी जैसी रुचि थी उसी टाइप की पुस्तकें अब अवेलेबल होने लग गई थी। इसके साथ साथ जो लोकप्रिय साहित्य के नए रूप जैसे लघु कहानी, उपन्यास इत्यादि भी छपने लगे थे। इससे नए दर्शक थे वो भी जुड़ गए थे, यानी कि उनकी भी रुचि थी वो जागृत हो गई थी पढ़ने में। इसके साथ साथ 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के अधिकांश हिस्सों में जो साक्षरता दर है, जो लिटरेसी है, उसमें तेजी से वृद्धि होती है। यूरोप के कई भागों में 60 से 80% तक साक्षरता दर हो गई थी। इससे भी लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हुआ कि वो भी लोग पढ़ने लग गए थे। और इसके साथ साथ यहाँ पर पत्रिकाओं का विकास भी शुरू हो गया था। ये जो पत्रिकाएं थी इसमें मनोरंजन का तो ध्यान रखा ही जाता था, साथ ही साथ जो समसामयिक जो घटनाएं थी वो भी उसमें उपलब्ध होती थी। तो इन सब कारणों से लोगों में एक पढ़ने का जुनून पैदा हो गया था, जिसे हम रीडिंग मैनिया या पढ़ने के जुनून के नाम से जानते हैं। ओके, यानी कि पुस्तकें सस्ती हो गई थी, पुस्तकें आसानी से उपलब्ध थी, पुस्तकें हर जगह उपलब्ध थी, पुस्तकें हर किसी के लिए उपलब्ध थी, पुस्तकें हर विषय के ऊपर उपलब्ध थी, और साक्षरता दर भी बढ़ गई थी, पुस्तकों के नए नए रूप आ गए थे। तो इन सब के कारण एक तरफ से कह सकते हैं कि क्रेज हो गया था लोगों में, जिसको रीडिंग मैनिया या फिर पढ़ने का जुनून कहा गया था। तो ये सारे कारण थे उसके पीछे, और इस कारण की शुरुआत होती है गुटेनबर्ग प्रेस के द्वारा। यानी कि गुटेनबर्ग प्रेस आती है जिसमें धीरे धीरे सुधार किया जाता है, और उसके बाद पुस्तकें दे दनादन, यानी कि पुस्तकों की बाढ़ आ जाती है मार्केट में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कि कई इतिहासकारों ने तर्क दिया है कि प्रिंट संस्कृति ने उन परिस्थितियों का निर्माण किया जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई। ओके, व्याख्या कीजिए, हमें बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो सबसे ज़्यादा बार यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसमें हमें बताना है कि प्रिंट कल्चर, मुद्रण संस्कृति है, वो फ्रांसीसी क्रांति के लिए जिम्मेवार थी, ऐसा कुछ लोग, कुछ विद्वान मानते हैं। कैसे? तो पहला कि दार्शनिक लोगों के विचार, कि प्रिंट ने विद्वान विचारकों के विचारों को लोकप्रिय बनाया, जिन्होंने चर्च के अधिकार, राज्य की निरंकुश सत्ता, इनके ऊपर हमला किया था, जैसे कि रूसो हो गए, वोल्टेयर हो गए, इस प्रकार के विद्वान। तो पहला क्या रहा कि जो दार्शनिक थे उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने का जो रोल था वो प्ले किया था प्रिंट कल्चर ने। इससे क्या हुआ कि लोगों के पास नए लॉजिक मिले, लोगों को कि हाँ ये चीज़ गलत है तो इसके खिलाफ हम खड़े होंगे। ओके, तो पहला कारण क्या बताओगे? पहले ये बताओगे कि दार्शनिक लोगों के विचार है वो लोगों तक पहुंचाने में मुद्रण संस्कृति का बड़ा योगदान रहा। प्रिंट ने विद्वान विचारकों के विचार, उनको लोकप्रिय बनाए, जैसे कि चर्च के अधिकार, राज्य की निरंकुश सत्ता को लेकर के जो वोल्टेयर और रूसो के विचार थे, उन विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने का जो काम किया था वो प्रिंट कल्चर ने किया था, जिससे लोग, जो वहाँ के सम्राट थे, शासन वर्ग था, उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। दूसरा, नई संस्कृति का जन्म हुआ था प्रिंट कल्चर के कारण, कि प्रिंट ने संवाद और बहस की एक नई संस्कृति का निर्माण किया था। जनता अब तार्किक हो गई थी, उन्होंने मौजूदा विचारों और विश्वासों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। दूसरा कारण ये था, जो प्रिंट कल्चर थी उसके बाद लोग थे वो तार्किक हो गए थे, लॉजिकल हो गए थे, और वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते थे, अब वो क्यों लगाने लग गए थे। इससे भी जो फ्रांस की क्रांति है उसके लिए माहौल तैयार हो गया, कि जैसे थर्ड एस्टेट था वो सारे टैक्स देता था, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम ही क्यों, वो क्यों नहीं। ओके, ये सब कुछ कैसे हुआ? जब लोग जागरूक हुए, जब लोग तार्किक हुए, और ये किसने किया? ये मुद्रण संस्कृति ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा, थर्ड जो कारण था कि जिसके कारण ये माना जाता है कि प्रिंट संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए माहौल तैयार किया, वो है कुलीन वर्ग की आलोचना। 1780 के दशक के साहित्य ने रॉयल्टी का, कुलीन वर्ग का मजाक उड़ाया, उनकी नैतिकता, उनकी मौजूदा जो सामाजिक व्यवस्था थी उसकी आलोचना की। इससे क्या हुआ?
एक तो लोग जागरूक हुए कि अच्छा ये गड़बड़ है, ठीक। दूसरा ये था कि उनका भय कम हो गया था, डर कम हो गया था। पहले एक डर था कि नहीं हम आलोचना नहीं कर सकते, आलोचना करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उनका भय कम हो गया। अब उन्हें भी लगा कि नहीं, जो कहा जा रहा है वो सही कहा जा रहा है, और क्यों ना हम भी ऐसा ही कुछ करें, इस व्यवस्था को बदलाव लेकर के आए, इसमें हम बदलाव लेकर के आए। तो इस तरीके से यूं कह सकते हैं कि जो मुद्रण संस्कृति थी, जो समाचार पत्र थे, उन्होंने भी लोगों को उकसाया क्रांति करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो इसके पीछे कारण बताया जाता है कि जो मुद्रण संस्कृति है उसने फ्रांसीसी क्रांति के लिए कैसे माहौल तैयार किया, वो है नई सोच। कि प्रिंट ने सीधे तौर पर लोगों के दिमागों को ही आकार नहीं दिया, उनके दिमाग को ही नहीं बदला, बल्कि उन्होंने अलग तरीके से सोचने की संभावनाओं को खोल दिया कि आप कुछ नया सोचिए ना। जैसे लोकतंत्र का विचार है, समानता का विचार है, कानून के शासन का विचार है, इस प्रकार के विचार कहाँ से पहुंचे लोगों तक? ये समाचार पत्र, पत्रिकाओं के माध्यम से ही पहुंचे थे। ओके, तो नए विचार थे, तो इन नए विचारों ने नए रास्ते दिए, नए लक्ष्य दिए, नए उद्देश्य दिए, और लोगों ने क्रांति कर दी। इसके साथ साथ जनसंचार के साधनों की भूमिका, कि जनसंचार के साधन जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, चैपबुक और वेब, ये सब युद्धों और व्यापार के साथ साथ अन्य स्थानों के विकास की खबरें और जानकारी भी देते थे। और ये जो अन्य स्थानों की जो जानकारी देते थे, इसका प्रभाव भी लोगों के ऊपर पड़ा कि अगर वहाँ ऐसा हो रहा है तो हमारे क्यों नहीं हो सकता। ओके, इससे भी लोग अवेयर हुए, जागरूक हुए और क्रांति के लिए तैयार हो गए थे। तो इन सब कारणों से कहा जाता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसकी नींव मुद्रण संस्कृति ने ही रखी थी। तो ये था हमारा चैप्टर, और इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ आपका जो क्लास 10th का जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो टोटल आपका मैप वर्क है, उसके लिए मैंने अलग से एक सिंगल वीडियो पब्लिश कर दिया। हालांकि पहले भी एक वीडियो आ चुकी थी, सिंगल वीडियो अब पब्लिश कर दिए, तो उसमें आप मैप वर्क की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैप वर्क भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टोटल 5 मार्क्स का रहेगा। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? इस वीडियो में हमने डिस्कस किया पहले तो मैप वर्क का सिलेबस, और उसके बाद मैप वर्क का सॉल्यूशन आपको दिया गया। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।